अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि क्या यूक्रेन के पास F-16 मौजूद हैं, और दूसरा, इंडिया क्या वाकई रशियन Tu-162 बॉम्बर लेने जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। कल के दिन कुछ तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल को देखा जा सकता है यूक्रेन के इलाकों में। इस मिसाइल का पता इसकी मार्किंग वगैरह से लगा, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि AGM-88 हार्म मिसाइल यूक्रेन को कभी बेचा ही नहीं अमेरिका ने। ना सिर्फ उनको बल्कि यूक्रेन के करीब जो भी मालिक लगते हैं उनके पास भी AGM-88 हार्म मिसाइल मौजूद नहीं है। तो फिर ये हार्म मिसाइल यूक्रेन के पास किस तरह आया? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ अहम ये है कि यूक्रेन के पास कोई ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जिससे वो एक हार्म मिसाइल को फायर कर सके, क्योंकि हार्म मिसाइल को F-16, F-15, FA-18 जैसे जहाज़ों से फायर किया जा सकता है। यूक्रेन के पास पुराने Su-27 और MiG-21 जैसे रशियन मेड एयरक्राफ्ट हैं जो कि अमेरिकन मिसाइल्स को फायर नहीं कर सकते। और ये चीज़ देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। बार बार इन चीज़ों पर मुख्तलिफ लोगों ने राय का इजहार भी किया, लेकिन कल शाम 7 से 8 बजे के दरमियान, या शायद उससे थोड़ा बाद, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोस्ट की और उसमें F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को दिखाया, और वो भी यूक्रेनियन एयरफोर्स के कलर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था डिफेंस इंथुजियस्ट के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं यूक्रेन के पास F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद ही नहीं है। एंड अगर सीक्रेटली अमेरिका उन्हें किसी ना किसी तरह F-16 प्रोवाइड कर चुका है तो ये बहुत बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ा ख़तरा है रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। ना सिर्फ रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बल्कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, जिनमें S-400, S-300 और उनके पेंटसर सिस्टम्स आते हैं। AGM-88 हार्म मिसाइल ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये US मेड है। इसकी रेंज तकरीबन 111 किलोमीटर से कुछ अबव है। इसकी ओवरऑल जो स्पीड है वो 2.5 से 3 मैक के दरमियान है। और यूरोप, आई बिलीव इसे जर्मनी, स्पेन और जो बहुत करीबी ममालिक हैं अमेरिका के, सिर्फ उनके पास ये मिसाइल मौजूद है। दूसरे बहुत से ऐसे नेटो ममालिक मौजूद है जिनको अमेरिका ने ये मिसाइल नहीं दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये दोनों वेपन्स यूक्रेन के पास किस तरह हैं, F-16 भी, और दूसरी चीज़ AGM-88 हार्म मिसाइल भी। तो F-16 के बारे में पहले बात करते हैं। तो यूक्रेन के साथ दो ममालिक बहुत करीब उनके लगते हैं, पहला पोलैंड और दूसरा हंगरी। एक तीसरा मुल्क है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ने रिसेंटली अपने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट डोनेट कर दिए थे यूक्रेन को, मतलब यूक्रेन को दे दिए थे। अब ये जो MiG-29 थे स्लोवाकिया, कोई सादा MiG-29 नहीं थे, बल्कि इन MiG-29 में सोवियत टेक्नोलॉजी की बजाय इंटरनली नेटो टेक्नोलॉजी यानी अमेरिकन साइड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इन MiG-29 ने इन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को फायर किया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता, क्योंकि कोर्स कोड ओब्वियसली सोवियत यूनियन वाला है पुराना, तो ये इस काबिल नहीं हो सकते कि ये अमेरिकन मिसाइल फायर कर सकें। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है इन्हें इस काबिल बनाया हो, लेकिन F-16 को फिर बाद में दिखाया जाना इस चीज़ को वाज़ेह साबित करता है कि F-16 को इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की जंग में। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ अर्सा पहले इस चीज़ पर वीडियो बनाई थी कि पोलैंड में अमेरिका अपने F-22 रैप्टर भेज रहा है, और अब पोलैंड को भी वो उठाएंगे कि तुम रशिया के खिलाफ उठो, हम तुम्हारे साथ हैं, और इस तरह पोलैंड का भी कबाड़ा किया जाएगा। पोलैंड के पास इस वक्त F-16D वेरिएंट मौजूद हैं, मतलब काफ़ी अच्छे बेहतर F-16 मौजूद हैं। एंड मेरा जहाँ ज़ाती ख्याल है वो यही है कि जिस तरह अमेरिका इस वक्त पोलैंड की पुश्त पर खड़ा हुआ है और आजकल उससे दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में है, तो हो सकता है अमेरिका ने उन्हीं से ही कुछ F-16 डोनेट करवाए हों यूक्रेन को। हालांकि यहाँ चांसेस रोमानिया के भी मौजूद हैं, क्योंकि रोमानिया के पास भी F-16 AMLU मौजूद हैं। और यूक्रेन इस तरह एक फ्लैश पॉइंट बनता है जहां वेस्ट की टेक्नोलॉजी और रशियन टेक्नोलॉजी एक दूसरे के आमने सामने है। एंड रिसेंटली रशिया ने भी ये दावा किया है कि उसने बहुत से हाईमार्स यूक्रेन के तबाह किए हैं जो कि अमेरिका ने इन्हें प्रोवाइड किए थे। और अब तक का रशियन यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये है कि F-16 को यूज़ किया जा रहा है, और उससे बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये है कि AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हार्म ये ना तो पोलैंड को दिए अमेरिका ने और ना ही हंगरी को दिए। हालांकि पोलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 2019-20 में तब एक फॉर्मल लेटर वगैरह भी लिखा अमेरिका को कि हमें ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स चाहिए, लेकिन अमेरिका ने प्रोवाइड नहीं किए थे। लेकिन अब रिसेंटली जाके F-22 जेट्स का वहाँ डिप्लॉय होना इस बात को वाज़ेह करता है कि हो सकता है हमें आने वाले वक्त में पोलैंड को मज़ीद असला अमेरिका की जानब से मुहैया होता हुआ भी दिखे।
और अगर हंगरी या पोलैंड में से किसी ने अपने F-16 दिए हैं यूक्रेन को, तो ये ज़ाहिरी बात है रशिया की और बेलारूस की दुश्मनी लेने का मुतरादिफ है। यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। पोलैंड का जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो यूक्रेन के साथ लगता है, वहाँ एक इलाका है रोजकोस्प। इस इलाके में F-16D जेट्स की पूरी बेसिस मौजूद हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ ये भी ख्याल है कि पोलैंड ने अपने F-16 को उड़ाया हो और यूज़ किया हो, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। हम दूसरी अहम चीज़ पर बात करते हैं तो साबका इंडियन एयर चीफ अरूप राहा, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वी नीड अ बॉम्बर स्क्वाड्रन स्पेशली फॉर अ एयर वेक्टर ऑफ स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड। मतलब कि हमें एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहिए, जिस तरह पुराने वक्त में पाकिस्तान और इंडिया दोनं B-57 एनब्रास को यूज़ करते थे। इसी तरह हो सकता है मुस्तकबिल में इंडिया रशिया के Tu-162 हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी ले। इस बयान का आना था कि इंडिया की जानब से कुछ आर्टिकल वगैरह भी शाया हो गए, जिसमें इस बात को बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाया गया कि इंडिया Tu-162 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेगा। लेकिन इस अगर बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने अपने ज़ाती ख्याल पेश किया है कि इंडिया को लेने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया लेगा। तो इंडियन साइड इस पर क्या दावा कर रही है कि ये चूँकि बॉम्बर एयरक्राफ्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकता है और एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स भी फायर कर सकता है। तो रशिया से इंडिया इसलिए लेगा क्योंकि Su-30MKI भी इंडिया यूज़ करता है। ना सिर्फ ये बल्कि ब्रह्मोस मिज़ाइल का भी इंडिया बहुत ही आला कस्टमर है। इस वजह से रशिया उसे ये चीज़ भी प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसी पर बात करना चाहता था कि जस्ट उन्होंने अपना ज़ाती ख्याल दिया है, जो एक्स इंडियन एयर चीफ हैं, उन्होंने अपनी ज़ाती थॉट दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को ये बॉम्बर लेने जा रहा है। दूसरी अहम चीज़, आज के दौर में आप यूक्रेन रशिया वॉर को भी देखें तो ये रशियन बॉम्बर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, ना ही Tu-95, ना ही Tu-22M3 और ना ही ये Tu-162 बॉम्बर। क्योंकि आज के दौर में रशिया ने जो बॉम्बर रखे हैं, ये अमेरिका जब उन पर अगर इन्वेजन करता है या अमेरिका उन पर अटैक करता है, तो उनके लिए संभाल के रखे हैं, एक बड़ी जंग के लिए। ऐसे छोटे कॉन्फ्लिक्ट में वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके लिए उनके Su-34 और Su-35 एयरक्राफ्ट ही काफ़ी हैं। और हो सकता है ये बयान जस्ट टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हो, क्योंकि इंडिया का पहले MMRCA प्रोजेक्ट था जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गया। फिर MMRCA 2.0 आया, उसमें भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। अब उसी का एक नाम बदल दिया गया और उसे नाम दिया गया है MRFA। MRFA इनिशिएटिव के तहत 114 फोर्थ प्लस जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स लेगी, लेकिन वो कब लेगी यह ना मैं जानता हूँ ना ही वो जानते हैं। इवन इस चीज़ पर इंडियन लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप MMRCA और MMRCA 2.0 को अकम्प्लिश नहीं कर सके, तो MRFA का ड्रामा क्यों किया जा रहा है? अगर आपने फाइटर एयरक्राफ्ट लेना है तो उसे जल्द से जल्द लें। और यहाँ जो इंडियन साबका एयर चीफ हैं, उन्होंने किस तनाज़ुर में बात की ये भी अहम है। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो चुकी है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान से 2 से 2.5 गुना बड़ी होती थी, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साइज़ से थोड़ी सी बड़ी रह गई है, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के साइज़ जितनी ही रह गई है। तीसरा फैल इनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए LAC पर भी S-400 सिस्टम को लगाया जा रहा है। ज़्यादा इन्हिसार इनका एयर डिफेंस सिस्टम पर है, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की इनके पास तादाद थोड़ी है। इस दौरान Tu-162 बॉम्बर का शोशा छोड़ना ये सिर्फ एक मज़हक़ा खेज़ बात है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई सच्चाई है और ना ही इंडिया इसे ख़रीदने जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में फ़र्ज़ करें ये Tu-162 बॉम्बर ले लेते हैं और उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या चाइना के साथ उड़ाते हैं, तो जो इनकी हमारे वाली या LAC वाली साइड की कमांड है, उसके काफ़ी जेट्स, ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन तो सिर्फ इसे ही एस्कॉर्ट करने पर लग जाएगा। तो बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट एयर टू एयर बैटल लड़नी होगी पाकिस्तान या चाइना के जहाज़ों से, उन्हें मुश्किलात का सामना होगा। ये बहुत ही एक आसान हदफ होगा पाकिस्तान के AIM-120, PL-12 और PL-15 मिसाइल्स के लिए, क्योंकि जितना इसका RCS है और ना ही ये कोई इतना मनूवरेबल जेट है। और आज के दौर में अगर आपने देखा भी हो तो बॉम्बर जेट्स को बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।